मेरे चैनल एसके स्टडी आइकॉन में आप सभी यूजर्स का, भाई बंधुओं का, छात्र एवं छात्राओं का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए मौज मस्ती के साथ एक ज़बरदस्त साइंस का मॉडल पेपर लेकर के मैं प्रेजेंट हूं। और साइंस के कई मॉडल पेपर अभी तक अपलोड किए जा चुके हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहीं से क्वेश्चन अक्सर बनता है और बार बार किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए चलते हैं, सेशन का आगाज़ करते हैं। आई होप आप लोग बहुत ही बेनिफिट होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में से 251 से स्टार्ट हो रहा है। तो आइए समझते हैं। बर्फ का गलनांक होता है, तो बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ऊष्मा का संचरण कितने विधियों द्वारा होता है? तो ऊष्मा का संचरण 3 विधियों द्वारा होता है। वो 3 विधियां कौन कौन सी हैं? तो ऑप्शन इज राइट आंसर। 3 विधियां चालन, संवहन और विकिरण। चालन, संवहन और विकिरण के माध्यम से ऊष्मा का संचरण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊष्मा के सुचालक हैं, तो ऊष्मा के सुचालक कौन कौन से होते हैं या कौन पदार्थ होते हैं? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है सभी। तो इसमें से सभी आंसर आपका सही होगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऊष्मा के सुचालक किसे कहते हैं या किस पदार्थ को कहते हैं? तो जिन पदार्थों में आसानी से ऊष्मा प्रवाहित हो जाती है, जिन पदार्थों में आसानी से ऊष्मा प्रवाहित हो जाती है उसे ऊष्मा के सुचालक के नाम से जाना जाता है। जितनी भी आपकी धातुएं हैं, जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है, तांबा है और सारी धातुएं हैं, चांदी है, कॉपर है इत्यादि। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊष्मा के कुचालक कौन है? तो ऊष्मा के कुचालक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें ऊष्मा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है, ऐसे पदार्थ जिनमें ऊष्मा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है उसे ऊष्मा का कुचालक पदार्थ कहते हैं। ऑप्शन इसमें कह रहा है ए हवा, बी ऊन, सी पोर्सलिन, डी सभी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सभी। इसमें ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, तो प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सूर्य। सूर्य में लगभग 71% हाइड्रोजन पाया जाता है। कितने परसेंट? 71% हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन आपस में मिलकर के हीलियम कण का निर्माण करते हैं और अपार ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस प्रकार से वह ऊर्जा प्रकाश के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है, ये प्राकृतिक स्रोत भी है। नेक्स्ट, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं? ये प्राकृतिक स्रोत हैं। प्राकृतिक स्रोत का मतलब होता है ऐसे पदार्थ या ऐसे एलिमेंट कह लीजिए जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, वो प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं। तो ऑप्शन आपका ए डी इसमें आपका राइट आंसर, क्योंकि सूर्य में भी स्वयं का प्रकाश तारों में भी होता है, जुगनू में भी होता है। इस प्रकार से डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है दीप्त वस्तुएं नहीं है। दीप्त वस्तुएं नहीं है। दीप्त वस्तुओं का मतलब ये है कि जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो कह रहा है दीप्त वस्तुएं नहीं है, जो मतलब स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दर्पण का कोई प्रकाश नहीं होता है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं कहलाती हैं, तो ये दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जिनका स्वयं का प्रकाश होता है वो दीप्त वस्तुएं होती हैं, जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, मोमबत्ती हो गया आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार, बस तथा ट्रक के चालक के पास दाईं ओर एक दर्पण होता है। उसकी सहायता से वह चालक अपने पीछे आने वाले वाहनों को देखकर सतर्क हो जाता है, वह दर्पण है। अर्थात जो साइड मिरर लगा होता है वाहनों में, वो कौन सा दर्पण होता है? तो वो आपका उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। तो ये आपका एज राइट आंसर। वो बड़ी वस्तु को छोटा करके दिखाता है। तो साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने में जिस दर्पण का प्रयोग होता है ये दर्पण कहलाता है। अर्थात जो नाई की दुकान में दर्पण लगा होता है, बाल कटिंग की दुकान में, तो कौन सा दर्पण होता है? तो वो आपका होता है अवतल दर्पण। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है? किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी होगा तो सीधा जरूर होगा, तथा वस्तु से छोटा बनता है? तो वस्तु से अभी बताया गया कि बड़ी वस्तु को छोटा करके दिखाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट, किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होता है? तो वास्तविक जिसमें होगा तो उल्टा निश्चित होगा, तो ये आपका उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण में हमेशा
प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह दर्पण जिसके बाहरी सतह पर कलाई किया जाता है, बाहरी सतह पर कलाई किया जाता है तथा अंदर की सतह पर चमकीला होता है, तो वह दर्पण कहलाता है। जैसे मान लीजिए दर्पण है, इसके बाहरी सतह पर कलाई कर दिया जाए इस प्रकार से और अंदर की सतह को चमकीला छोड़ दिया जाए, तो वो दर्पण कौन सा कहलाएगा? तो आपका वह दर्पण होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अवतल दर्पण। कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये अवतल दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दर्पण जिसके बाहरी सतह पर कलाई नहीं होता, बाहरी सतह पर कलाई ना हो बल्कि चमकदार होता है तथा अंदर की सतह पर कलाई होता है, तो कौन सा कहलाता है? तो वो आपका उत्तल दर्पण कहलाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दर्पण के अंदर की सतह पर परावर्तन की घटना होती है, वह दर्पण जिसके अंदर की सतह पर परावर्तन की घटना होती है तो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण। अब ये परावर्तन क्या है? तो जैसे मान लीजिए ये कोई चमकदार तल है इस प्रकार से, तो जब प्रकाश की किरण चलती है तो चमकदार तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण चमकदार तल से टकराती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं। इसमें आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का निर्माण होता है और आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को अर्थात वापस लौटने वाली किरण को इसको परावर्तित किरण कहते हैं और ये आपका अभिलंब होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आवृत्ति का मात्रक होता है, तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज, क्योंकि आवृत्ति n बराबर 1/t ये आपका एक फार्मूला होता है, इसे आप आंटी नंबर 1 भी कह सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड किए गए कंपनों की संख्या, यानी एक सेकेंड में किसी वस्तु द्वारा कितने कंपन होंगे, वो क्या कहलाती है? तो वो आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? आवृत्ति। जैसे मान लीजिए आधार से कोई, ये समझ लीजिए जैसे ये आधार से कोई उपकरण टंगा हुआ है, अब ये जितने कंपन करेगा आगे पीछे एक सेकेंड में, वो कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। नेक्स्ट, कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन कहलाता है, तो अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है कंपन करती हुई वस्तु का? तो ये आयाम कहलाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विस्थापन क्या है? अधिकतम। जैसे आधार से कोई वस्तु टंगी है तो इसको हम पीछे की ओर कितना खींच सकते हैं, तो ये जो आपकी डिस्टेंस होगी मिड पॉइंट से लेकर के यहाँ तक, तो ये आपका आयाम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगा समय क्या कहलाता है? एक कंपन को पूरा करने में लगा समय को हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहेंगे? आवर्तकाल। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अभी हमने फार्मूला बताया कि n बराबर 1/t, टी आपका क्या है? टी आपका आवर्तकाल है, n आवृत्ति है। तो एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न करने की कितनी विधियां होती हैं? कोई वस्तु है, उन वस्तुओं से कितने प्रकार से ध्वनियाँ उत्पन्न की जा सकती हैं? तो ये ऑप्शन आपका डी होगा राइट आंसर। आघात से, रगड़ने से, फूंक मारने से, तारों को खींचकर छोड़ने से, इनसे सभी से ध्वनि उत्पन्न की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ के निकट निश्चित दूरी पर जब कोई ध्वनि उत्पन्न की जाती है, कोई पहाड़ है उसके पास जब कोई ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो ध्वनि पहाड़ से टकराकर परावर्तित होकर पुनः वापस आती है और पहले उत्पन्न की गई मूल ध्वनि की भांति ध्वनि सुनाई पड़ती है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे प्रतिध्वनि कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जैसे ये पर्वत हो गया, यहाँ कोई श्रोता खड़ा है, अब यहाँ से जैसे कोई आवाज़ मारी गई या चिल्लाया गया तो ये टकराने के बाद इसी माध्यम में लौट आती है, सेम वैसे सुनाई देती है, तो इस ध्वनि को हम प्रतिध्वनि कहते हैं। और इसका अधिकतम रेंज होता है 17 मीटर। कितना रेंज होना चाहिए? परावर्तक और तल और श्रोता के मध्य 17 मीटर समथिंग डिस्टेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव का कान एक निश्चित सीमा के बीच की आवृत्तियों की धुन सुन सकता है, वह सीमा कहलाती है। अर्थात हमारा कान कितने आवृत्ति की धुन सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुक्कुट पालन का संबंध है, तो कुक्कुट पालन का संबंध किससे? तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सी गलत है। कुक्कुट का मतलब मुर्गी से है, मुर्गी पालन को हम कुक्कुट पालन के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर ज़रा से भी मेहनत हमारी आप लोगों को पसंद आ रही है और क्वेश्चन में लग रहा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मेरे चैनल इसके स्टडी आइकन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स में अपने सुझाव दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अपने बंधुओं तक, भाइयों तक, दोस्तों तक
इस वीडियो को शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे शरीर का समान तापमान होता है, समान ताप कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सेंटीग्रेड में पूछे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और यदि फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। और अगर वहीं डिग्री सेंटीग्रेड में एग्जिट वैल्यू पूछे तो ये होता है 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एग्जिट होता है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अक्सर ये पुटअप होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, प्रदूषण के प्रकार हैं। प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रदूषण आपका दिया है, ऑप्शन ए जल प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी मृदा प्रदूषण, डी सभी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सभी होगा। मिनी माता रोग होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा। मिनी माता रोग होता है, तो मिनी माता रोग होता है आपके जल में पारे से। किसमें? जल में पारे से। जल में पारा की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो उससे मिनी माता रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी स्टार लगा लेना, ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? तो पेयजल में नाइट्रेट की कमी से। किसमें? नाइट्रेट, पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से होता है। किससे होता है? नाइट्रेट की अधिकता से। जो पीने वाला जल होता है उसमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक होगी, जिससे ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीओडी का फुल फॉर्म। तो बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये क्या है? तो ये जल प्रदूषण का मापन करने की एक तकनीक है बीओडी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है। नेक्स्ट, डीडीटी क्या? तो डीडीटी आपका है कीटनाशी। क्या है? कीटनाशी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, 2,4-D है। तो 2,4-D क्या है? तो ये खरपतवारनाशी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषक का सूचक है। तो वायु प्रदूषक का सूचक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये आपका लाइकेन है। कौन है? लाइकेन। सबसे पहले लाइकेन पर असर पड़ता है जब वायु प्रदूषित होती है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा का कारण है। तो अम्ल वर्षा का कारण आपका है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल कौन कौन से होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो अम्ल वर्षा में आपके नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नाइट्रिक अम्ल का अणुसूत्र होता है HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4। ठीक है, तो अम्लों का राजा भी H2SO4 के कहते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन गैस है? तो भोपाल त्रासदी का कारण कौन सी गैस है? ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मेथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सी गैस? मेथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट, ताजमहल का दिन प्रतिदिन भद्दा होने का कारण क्या है? तो ताजमहल का दिन प्रतिदिन भद्दा होने का कारण है आपका ऑप्शन सी, अम्ल वर्षा। कौन सी? अम्ल वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समझना है। ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण कौन सा है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता हैं। प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब ये है शाकाहारी जंतु, क्योंकि उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, एक शाकाहारी जंतु, दूसरे मांसाहारी जंतु, तीसरे सर्वाहारी। इन्हीं को प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता के नाम से हम जानते हैं। इंग्लिश में हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। तो वही क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता हैं, तो शाकाहारी कौन कौन से जंतु हैं? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, खरगोश। खरगोश ये शाकाहारी होता है, फल फूल पत्तियां खाता है। और वहीं आपका जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, जैसे ये पौधा है, तो ये आपके उत्पादक कहलाते हैं। शेर सर्वाहारी जंतु होता है, मनुष्य भी सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? अभी बताया कि प्राथमिक उपभोक्ता को ही हम शाकाहारी जंतु कहते हैं, तो ये शाकाहारी होते हैं। नेक्स्ट, उत्पादक हैं। उत्पादक अभी बताया कि जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं जो अपना स्वयं भोजन बनाते हैं, वो सारे उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, हरे पौधे। ये हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीयक उपभोक्ता है, तो द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता का मतलब क्या है, समझना। ऐसे जंतु जो अपना भोजन शाकाहारी जंतुओं से प्राप्त करते हैं, ऐसे जंतु जो अपना भोजन शाकाहारी जंतुओं से प्राप्त करते हैं, उसे हम द्वितीयक उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए? मेढक, चूँकि आपका
ये द्वितीयक के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि हिरन आपका प्राथमिक होगा क्योंकि ये घास खाता है। शेर आपका मांसाहारी है, सर्वाहारी की भी श्रेणी में, सॉरी, शेर आपका सर्वाहारी नहीं होता है, मांसाहारी होता है। तो ये कन्फ्यूजन है, तो ऑप्शन सी या ए, इनको दोनों को राइट मानिएगा। नेक्स्ट, कोशिकाओं के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। ठीक, शरीर की सबसे छोटी इकाई का नाम है सेल। सेल से मिलकर के ही आपका ऊतक बनता है, ऊतक से मिलकर अंग, अंग से मिलकर अंग तंत्र, फिर शरीर का निर्माण होता है। तो ये शरीर की सबसे संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका, सेल कहते हैं। और कोशिका की खोज किसने किया था? कमेंट्स में आप लोग जरूर लिख करके भेजें। नेक्स्ट, विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत किसमें मापते हैं? एम्पियर में नापते हैं। तो ये ऑप्शन सी इज राइट आंसर। विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहेंगे? विद्युत धारा। नेक्स्ट, प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक आपका है ओम। क्या है? ओम। इसको प्रतिरोध को हम आर से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। नेक्स्ट, ऊर्जा का मात्रक है। तो ऊर्जा का मात्रक आपका जूल होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जूल। नेक्स्ट, कार का सही सूत्र है। तो कार बराबर है बल गुणे विस्थापन। कार बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कार का भी मात्रक जूल है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। जो कार्य करने की क्षमता होगी, ये दर होगी किसी के, उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट, एकांक आवेश इस समय किसका सूत्र है? तो ये आपका विद्युत धारा का। किसका है? विद्युत धारा का। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा? आई बराबर हो जाएगा आपका क्यू अपान स्मॉल टी। क्यू अपान स्मॉल टी, ये आपका विद्युत धारा, आवेश तथा टाइम पर रिलेशन फार्मूला। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, समझते हैं। ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? सूर्य। अभी ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, स्कर्वी रोग होती है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मसूड़ों से रक्तस्राव होने लगता है, अर्थात मसूड़ों से ब्लड ब्लीडिंग होती है, और ये विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। और आंवले में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट, मरम्मस तथा क्वासियोकर रोग किसकी कमी से होता है? तो मरम्मस तथा क्वासियोकर रोग आपका होता है प्रोटीन की कमी से। किसकी कमी से होता है? प्रोटीन। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रोटीन की कमी से आपका होता है। और प्रोटीन कोशिकाओं का निर्माण करती है तथा टूटी फूटी सेल्स को ठीक करती है। नेक्स्ट, रक्तदाब मापा जाता है। तो रक्तदाब आपका स्फिग्नोमैनोमीटर में मापा जाता है। किसमें? स्फिग्नोमैनोमीटर में। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्योंकि रक्त समूह को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 कौन सा हो जाएगा? पहले बांटा गया ए, फिर बी, और इसके बाद आपका ए बी और ओ। तो ए बी को सर्वग्राही कहते हैं, ओ को सर्वदाता कहते हैं। कार्ल एंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? तभी बताया ए बी को। तो ए बी आपका ए राइट आंसर, ए बी हो जाएगा। कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? तो कौन सा पिरामिड सीधा होता है? तो आपका ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव दिशात्मक होता है, अर्थात रेखीय होता है ऊर्जा का प्रवाह। और किसी भी अगले जीव में 10% ही ऊर्जा प्राप्त कर पाते हैं अगले पोषक से। और जिसको डिटेल क्लास देखनी है तो इसके स्टडी आइकॉन प्लेलिस्ट ओपन करके डिटेल क्लास देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट आपका चलता रहेगा, जारी रहेगा। और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत अचालक। अचालक का मतलब होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, प्लास्टिक। रुधिर का पीएच मान होता है। तो रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो रुधिर का पीएच मान होता है 7.4। नेक्स्ट, रुधिर का थक्का बनाने में मदद करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो रुधिर को थक्का बनाने में मदद कौन करता है? रुधिर प्लेटलेट्स। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एड्स का विषाणु होता है। तो एड्स का विषाणु क्या होता है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, HIV। ठीक है, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट्स में जरूर लिख करके सेंड करें। नेक्स्ट, विषाणु जनित रोग होता है। तो विषाणु जनित रोग कौन सा होता है? तो विषाणु जनित रोग आपका एड्स होता है। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा का कारण होता है। तो अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, वायु प्रदूषण। क्या होता है? वायु प्रदूषण। ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझना है, अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है। तो अम्ल वर्षा में आपका नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल उपस्थित होता है, HNO3 H2SO4। नेक्स्ट, ओजोन परत के क्षरण का कारण है। तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। हमारी धरती से लगभग 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल प्रेजेंट है, वहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है जो विकिरण किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। तो क्षरण किसके कारण होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका कॉपर के एस कहाँ है? तो कॉपर का एस कौन है? ऑप्शन ए क्यूप्राइट, बी कॉपर ग्लांस, सी कॉपर पाइराइट, डी सभी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, ओजोन परत के क्षरण से होता है। तो ओजोन परत के क्षरण से क्या क्या होता है? तो त्वचा कैंसर भी होता है, मोतियाबिंद भी होता है, उत्परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर सभी। उत्परिवर्तन क्या है समझ लीजिए। त्वचा कैंसर तो जानते होंगे, मोतियाबिंद आप भी जानते होंगे, नाक में होता है। जीन में अचानक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट, पराबैंगनी किरण को रोकता है। तो पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है? तो ओजोन परत। तो ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, हेमेटाइट किसका एस्क है? तो हेमेटाइट आपका लोहा का एस्क है। किसका एस्क है? लोहा का। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं? तो ये ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। एल्युमिनियम में भी, जिंक में भी और पीबी में भी, यानी लेड में। विद्युत धारा का मापने का यंत्र कौन है? तो विद्युत धारा का मापने का यंत्र क्या है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अमीटर। अब मात्रक पूछे तो एम्पियर। विभवांतर मापने का यंत्र क्या है? तो विभवांतर को किससे मापते हैं? तो वोल्टमीटर से। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के भाग हैं। तो रुधिर के भाग कौन कौन से हैं? प्लाज्मा, रुधिराणु, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो दोनों है, सी प्लाज्मा भी है और रुधिराणु भी है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन का वाहक है। तो ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑप्शन इज राइट आंसर, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पोटेशियम का संकेत, पोटेशियम का संकेत आपका सी इज राइट आंसर, के आपका लैटिन लेटर होता है ये, और उसी के नाम से पोटेशियम का संकेत लिया गया है। इस प्रकार से आज के सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन लेकर के मैं प्रेजेंट हुआ। आशा है कि आप लोगों को पसंद आएंगे और सपोर्ट करेंगे, और बहुत ही जल्द मैं आपके सामने पुनः प्रेजेंट होऊंगा। डिटेल क्लास के लिए आप इसके स्टडी आइकन को क्लिक करके प्लेलिस्ट या पूरे वीडियो